नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ओली मैराथन 2023 का सीएम धामी ने शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में नेपाल सहित देश भर के अलग अलग प्रदेशों से 250 से अधिक प्रतिभागी ने हिस्सा लिया है। इस दौरान सीएम धामी ने संबोधित करते हुए कहा कि ओली में रोमांच सफर की शुरुआत हो गई है। वहीं उन्होंने कहा कि जोशीमठ से ओली तक स्काई रनिंग की जाएगी। पिछले दिनों जब एक बड़ा संकट जोशीमठ शहर पर आया था, उस समय मैंने भगवान नरसिंह जी के सामने प्रार्थना की थी, उनसे विनय की थी कि भगवान जोशीमठ की रक्षा करिए। और भगवान साक्षात रूप से आए। उसके बाद अभी जगदम्बा प्रसाद जी बता रहे थे, भुवन चंद जी अभी बता रहे थे कि उसके बाद से सारा जो जितना भी यहाँ पर आपदा की स्थिति पैदा हो रही थी, उस पर भगवान ने ब्रेक लगाया, भगवान ने रोका, वहीं पर स्थिर किया और आज शानदार तरीके से यहाँ पर मैराथन आयोजित हो रही है। उपस्थित में सभी पत्रकार मित्रों का भी सबका आज के इस अवसर पर आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। आप सबको भी अभिनंदन करता हूँ कि एक दौर वो था जिस समय हम लोग भगवान नरसिंह जी से प्रार्थना कर रहे थे, सारे जोशीमठ के लोग कर रहे थे और भारतवर्ष के लोग चिंतित हो रहे थे जोशीमठ को लेकर। आज भगवान की कृपा से और हमारे पत्रकार मित्रों ने भी आगे बढ़कर जब इस काम को अपने हाथों में लिया, शुरुआती दिनों में जरूर एक ऐसा माहौल बन गया था कि पूरा का पूरा जोशीमठ ही डूब गया है। पूरे देश भर के लोग पूछते थे, मैं जहां भी जाता था वहां यही प्रश्न होता था कि जोशीमठ का क्या हो रहा है, जोशीमठ का क्या हो रहा है। भाइयों बहनों, किसी तरीके से हमने सबके सामने वस्तु स्थिति को रखा। उत्तराखंड राज्य के अंदर आपदाएं प्रत्येक वर्ष आती हैं। प्रत्येक वर्ष आप देखिए, कभी केदारनाथ की आपदा है, कभी रैणी की आपदा है, कभी हमारे उत्तरकाशी के बरणावत की आपदा है, कभी हमारे अभी देहरादून और टिहरी के क्षेत्र की आपदा है, पिछले वर्ष नैनीताल और चंपावत अल्मोड़ा की आपदा है, इस वर्ष इससे पहले धारचूला में एलधारा और तमाम दारमा घाटी और ब्यास घाटी की आपदा है। प्रत्येक वर्ष हमको आपदाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रदेश से लेकर केंद्र में सत्ता पर काबिज बीजेपी चुनावी फतह हासिल करने के लिए गांव गांव चलो घर घर चलो नामक का विशेष अभियान संचालित कर चुकी है। आपको बताते चले कि लक्सर में भी बीजेपी ने इस अभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धि और केंद्रीय योजित सरकारी योजनाओं का बखान किया जाएगा, जिसमें आयुष्मान योजना सहित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नामक तमाम केंद्रीय योजनाओं को उपलब्धि के रूप में क्षेत्रवासियों को गिनाने का काम किया जाएगा। की सबसे बड़ी पार्टी है। हमें इस बात का गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए हम पार्टी हित में जो भी बनता है वो कार्य करते हैं। अब पार्टी के 2024 के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए पार्टी पूरी तल्लीनता के साथ गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर संपर्क कर रही है। क्योंकि उसका शुभारंभ कल जमालपुर कला में हमारे मुख्य अतिथि हमारे सांसद रमेश पोखरियाल निशंक जी ने किया था और आज हम प्रत्येक मंडल में संपर्क कर रहे हैं। हमारे सभी मंडल अध्यक्ष और जो हमारे मेन बॉडी के मंडल अध्यक्ष है भाजपा के, उनसे संपर्क करके आज उस कार्यक्रम को शुभ और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, जिस तरह से चुनाव को देखते हुए बीजेपी लगातार अपनी रणनीति और किस तरह से इस चुनाव में काबिज होना उसकी तैयारी में जुटा हुआ है, और देखिए इसी को लेकर उत्तराखंड में गांव गांव चलो घर घर योजना की शुरुआत की जा रही है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर वक्त एक मिशन मोड में काम करती है जी, और प्रतिदिन उसके कार्यकर्ता अपनी केंद्र की राज्य की योजनाओं को लेकर, भविष्य की योजनाओं को लेकर लोगों के संपर्क में रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। और चूंकि जैसा कि सभी को पता है कि उत्तराखंड में आना
आगामी समय में लोकसभा व निकाय चुनाव होने हैं और पार्टी को प्रत्येक सीट पर पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है। बीते दिनों मुख्यमंत्री ने पार्टी के स्थापना दिवस पर कहा था कि प्रत्येक लोकसभा सीट पर बीते चुनाव परिणामों से अधिक मतों के साथ विजयी होना है और समर्थन के साथ साथ लोगों का मन भी हासिल करना है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने अब घर घर चलो योजना शुरू की है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से मिलकर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जो स्कीमें आम जन के लिए दी गई हैं, आम जन के लिए जो नई तैयारी हो रही है राज्य सरकार केंद्र सरकार की, उसकी जानकारी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता देके पार्टी के पक्ष में लोगों को तैयार करेंगे। बिल्कुल सुदीप, और ये पूरा रोड मैप किस तरीके का होगा, क्योंकि हर गांव तक पहुंचना कार्यकर्ताओं का और हर घर तक पहुंचना, कहीं ना कहीं लोगों से जो जुड़ने का माध्यम बीजेपी तलाश रही है, किस तरह से ये पूरा रोड मैप देखने को मिलेगा? जी देखिए, ब्लॉक स्तर से प्रदेश स्तर तक कार्यकर्ता दिखेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पे काम करती है और बूथ से लेकर प्रदेश तक, यानी जो पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर आदेश देती है उसे प्रदेश स्तर और फिर प्रदेश स्तर से बूथ स्तर तक, तीनों स्तर यानी एक आम कार्यकर्ता एक आम व्यक्ति तक पहुंचे और फिर कार्यकर्ता अपने सीनियर पदाधिकारी और सीनियर पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष तक, तो जो हायरार्की है उसको फॉलो करते हुए प्लान है और प्रत्येक जिले के प्रत्येक ब्लॉक स्तर तक कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचेंगे। ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के उत्तराखंड दौरे को लेकर जानकारी दी है। आदित्य कोठारी ने बताया कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम पार्टी के कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। आपको बताते चले कि सामाजिक न्याय सप्ताह के अंतर्गत आयोजित हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों में दुष्यंत गौतम शामिल होंगे। यह कार्यक्रम उत्तराखंड के 5 लोकसभा क्षेत्रों में आयोजित किए जाने हैं। प्रभारी श्री दुष्यंत गौतम जी 10, 11, 12 अप्रैल को उत्तराखंड के 3 दिवसीय भ्रमण पर हैं और 6 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में मना रही है। 6 तारीख को स्थापना दिवस से लेकर के और 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम है। इसी के साथ में 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती कार्यक्रम भी है और भारतीय जनता पार्टी भी भीमराव अंबेडकर जी कार्यक्रम को प्रत्येक बूथ। विगत दिनों माता साहिब कौर गुरुद्वारा दिनेशपुर के जत्थेदार बाबा अमरीक सिंह के निधन के बाद आज उनके अंतिम अरदास पर विभिन्न क्षेत्रों से सिख समाज के लोग गुरुद्वारा पहुंचे हैं और इसी कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने हिस्सा लिया है। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं परिवार में रहकर नाम जपा नहीं जाता है, परंतु अमरीक सिंह जी ऐसा शख्स थे जो परिवार में रहकर नाम जपते रहे और समाज के प्रति अच्छे कार्य करते रहे। बहुत ही त्याग और समर्पण का दिवस है। बाबा अमरीक सिंह जी बहुत कम शब्दों में बोलते थे और लगातार सेवा में लगे रहते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं परिवारों में रह के नाम नहीं जपा जाता है, लेकिन इसके उदाहरण है बाबा अमरीक सिंह जी। परिवार में रह के नाम जपते रहे और समाज के प्रति समर्पित भाव से काम करते रहे। उनकी पुण्य आत्मा को प्रभु वाहेगुरु अपने श्री चरणों में स्थान दें। रुड़की में बीजेपी नेताओं ने नगर पंचायत भगवानपुर के पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि और बसपा नेता सुबोध राकेश पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिनका जवाब देते हुए सुबोध राकेश ने पलटवार करते हुए बीजेपी नेताओं पर घोटालों के बड़े आरोप लगाए हैं। वहीं सुबोध राकेश ने कहा है कि ये बीजेपी के ऐसे 4 लोग हैं जो बीजेपी का चोला ओढ़कर भगवानपुर की तमाम जमीन को हड़पने का काम कर रहे हैं। इस मामले में इन सभी नेताओं की सरकार को निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। ये लोग बीजेपी सरकार की आड़ में अपने सभी काले कारोबार पर पर्दा डालने का काम करने में लगे हुए हैं।
गोधरा केस के खिलाफ बिना साक्ष्य के उन्होंने आरोप लगाए और इस तरह की बात वो लोग करते हैं जो बहुत घबरा जाते हैं या जिन लोगों का सिस्टम डोल जाता है। ऐसे लोग इस व्यवस्था को करने का काम करते हैं गलत तरीके से, बिना साक्ष्य के किसी पे आरोप लगाना। मैं आज आपके सामने आया, जो भी मैंने आरोप लगाया उसके साक्ष्य हम आपके सामने रख दिए और आपको ऑन रिकॉर्ड आपको हम वो दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ मेरे साथियों कि ऐसे लोग मात्र अपने भले के लिए किसी स्तर तक भी गिर सकते हैं, मात्र उन्हें चाहिए अपना। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। करण माहरा ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दों से बचना चाहिए। डोईवाला के पास मुख्य रोड पर जंगलात की जमीन पर मंदिर है, क्या उसे भी तोड़ा जाएगा? सरकार जवाब दे। ये मजहब तुष्टीकरण की राजनीति है। साथ ही उन्होंने कहा कि अंकिता हत्याकांड में छिपे वीआईपी का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। हमने इसके लिए सीबीआई जांच की भी मांग की है क्योंकि स्टेट एजेंसी पर हमें भरोसा नहीं है। इस मामले में आरोपियों के नार्को टेस्ट बोलकर सरकार ने कंफ्यूज किया है। आज की चिट्ठी के नाम से एक प्रोग्राम आज से लॉन्च कर रही है और जिसमें राज्य से संबंधित जितने भी गंभीर समस्याएं हैं उनके लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखे जाएंगे। आज पहला पत्र मेरे और नवप्रभात जी की तरफ से है और ये पत्र हमारे ब्लॉक लेवल से और जिला लेवल से और सभी कार्यकर्ता भी भेजेंगे और आम जनता को भी उसमें सहभागी बनाएंगे ताकि उन समस्याओं को लेकर वो पत्र भेजे। प्रत्येक दिन हम एक विषय ले रहे हैं और उस विषय को लेकर 30 तारीख तक लगातार हम एक विषय प्रतिदिन का लेंगे। कोटद्वार विधानसभा के घमंडपुर में अंग्रेजी शराब की दुकान खुलने की भनक लगने से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है, यदि यहां शराब का ठेका खुला तो पूरे क्षेत्र के लोग इसका विरोध करेंगे। दरअसल आबकारी विभाग ने दुर्गापुर घमंडपुर के नाम से एक अंग्रेजी शराब की दुकान का आवंटन किया है। दुकान खोलने के लिए मुख्य मार्ग पर वार्ड नंबर संख्या 29 में एक दुकान ली गई है। भनक लगते ही क्षेत्र की महिलाएं और पुरुष मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने आबकारी समेत पुलिस प्रशासन को आबादी के बीच शराब की दुकान न खोलने की चेतावनी दी है। वहीं ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा है कि शराब की दुकान खोलने के लिए एनओसी नगर निगम ने दी है, इस पर कार्रवाई नगर निगम ही करेगा। यहाँ पर शराब की दुकान खुल रही है, वो हमको नहीं चाह रहे हैं जिसको, क्योंकि हमारा गांव है, हमारे दुकान है, हमारा घर है। यहाँ पर हमारे लड़के बच्चे सारे स्कूल के, बड़ी बेटी बहुआ औरतों की इज्जत करता है जो वो यहाँ पर शराब की भट्टी नहीं खोलेगा। हम नहीं खोलने देंगे, रात को यहाँ लगा देंगे, क्योंकि पहली बार वहाँ पर खोले, वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, अब यहाँ पर खोल रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि हमारा आने जाने का रास्ता है, हम खेती बाड़ी वाले लोग हैं। वो यहाँ की जनता की चुनी हुई सम्मति से चुनी गई है। मेयर तो बाद में वो आ सकती, वो मेयर को क्यों नहीं फोन कर सकती, क्यों नहीं कह सकती कि भाई ये वो पूछ सकती है ना। वो विधानसभा अध्यक्ष होने के साथ साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि सम्मानित है, वो उन्होंने मेयर से क्यों नहीं पूछा, उन्होंने मेयर को क्यों नहीं बोला कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, आपके क्षेत्र में हो रहा है, हम क्यों जाए मेयर के पास, वो यहाँ आ सकते। ये तो बिल्कुल राजनीति है कि उनको है, नगर पालिका है, ये है फलाना। इट्स नॉट फेयर। सरकार के राजस्व से कोई लेना देना नहीं है। हमारा विरोध सिर्फ इस बात का है कि जहाँ पर भी बस्ती है, जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर पास में मंदिर है, जहाँ पर पास में लाइब्रेरी है, जहाँ पर छोटे बच्चे और महिलाएं गुजरती हैं, तो वहाँ पर शराब की दुकान बिल्कुल ना खोली जाए। आप जंगल में खोलिए, आप बस्ती के बाहर खोलिए, हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर और बस्ती के अंदर कहीं भी शराब की दुकान खोलने का प्रयास किया जाएगा तो उसका विरोध होगा और बहुत भयंकर। ऋषिकेश के मुनि की रेती थाना क्षेत्र के अंतर्गत तपोवन में नीम बीच पर नहाने के दौरान 2 पर्यटक गंगा में बह गए। इस पर्यटक को पुलिस ने रेस्क्यू कर बचा लिया है, तो एसडीआरएफ और जल पुलिस ने गंगा में बहे दूसरे पर्यटक की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों पर्यटक अपने साथियों के साथ तपोवन में घूमने के लिए आए थे। वहीं इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि गंगा में बहे पर्यटक का नाम अमरजीत निवासी दिल्ली है, जबकि रेस्क्यू कर बचाए गए पर्यटक की पहचान मनोज निवासी हाथरस उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है।
उधम सिंह नगर के बाजपुर में देर रात NH 74 ग्राम महेशपुरा के पास अज्ञात वाहन ने अचानक गुलदार को जोरदार टक्कर मार दी है, जिससे गुलदार की मौके पर ही मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने गुलदार का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लक्सर के बसेड़ी खातर नामक गांव में गेहूं कटाई संबंधित मशीन को लेकर 3 आरोपियों ने एक किसान के साथ मारपीट की है। आपको बता दें कि किसान गंभीर रूप से घायल हो गया है, वहीं पीड़ित अपने बेटे के साथ थाने पहुंचा। आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल चौकी प्रभारी नीरज रावत के नेतृत्व में मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उनकी कोई साथ मेरी मशीन थी व्यापार वेंडर गेहूँ काटने की, और मुझे क्या करो, मैं उसे ठीक कराने के लिए जा रहा था और मैं जुट्टे बता के कि हमारी मशीन में सज जा, और क्या करो, मुझे यहाँ पर सीढ़ी में जा रहा था, मुझे पकड़ कर 3 लोगों ने बहुत बुरी तरह छेड़ा। अफजल, सिद्धार्थ गफूरे का लड़का, एक दोस्त एक उसका साला लक्सर का, और एक उसके साले का लड़का। इन 3 जनों ने मुझे बहुत बुरी तरह छेड़ा गया। उत्तराखंड में पेपर लीक प्रकरण में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। पटवारी पेपर लीक मामले में एसआईटी अभी तक 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा 40 अभ्यर्थियों को कानूनी नोटिस थमाया गया है। अब एसआईटी के सभी 60 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए गए हैं। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि पूरे गिरोह पर नजर रखी जा रही है। अभी भी पटवारी पेपर लीक प्रकरण में कार्रवाई लगातार जारी है, जिसमें किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। पब्लिक सर्विस कमीशन में परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रकरण में एसआईटी हरिद्वार को माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर जांच सौंपी गई थी, जिसमें प्राथमिक रूप से जो है इसमें मुकदमा दर्ज करने के बाद इसमें 7 लोग की गिरफ्तारी हुई थी। साक्ष्यों को एकत्र करते हुए एसआईटी टीम ने करीब 20 ऐसे अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया था, जो विभिन्न तरीकों से छात्रों से अवैध रूप से धन लिया था और विभिन्न स्थानों पर परीक्षा प्रश्न पत्र को पढ़ाया था। उन 20 के साथ साथ ऐसे 40 परीक्षार्थी भी चिन्हित हुए, जिनके द्वारा अनैतिक रूप से ऐसे प्रश्न पत्रों को पढ़ के परीक्षा को पास किया गया था या परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। तो कुल 60 लोग पर जो है आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिसमें 20 ऐसे अभियुक्त जो नकल माफिया की चेन में जुड़े हुए थे और 40 अभ्यर्थी हैं जिनको माननीय जो आयोग है हमारा, उससे भी उनको नोटिस देकर डिबार्ड कर दिया गया 5 साल के लिए। अभी विवेचना चल रही है और न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। अन्य कुछ साक्ष्य फोरेंसिक के आने हैं जो न्यायालय में नियमानुसार दाखिल कर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा के कल जारी हुए परिणामों में देहरादून के मोहित नगर के रहने वाली आकांक्षा गुप्ता ने 4था स्थान हासिल किया है। खास बात यह है कि आकांक्षा का यह 5वां प्रयास था और उन्होंने सीधे तौर पर किसी भी कोचिंग से कोई मदद नहीं ली। सोशल मीडिया में एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर इसका फायदा उठाया। वहीं न्यूज 1 इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने आकांक्षा गुप्ता और उनके पिता नरेंद्र गुप्ता से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। चौथा स्थान पाने वाली देहरादून की आकांक्षा गुप्ता जी हमारे साथ हैं। बहुत सीमित संसाधनों में और कठिन तपस्या से उन्होंने ये सफलता हासिल की है। उत्तर प्रदेश जैसे लोक सेवा आयोग में 4था स्थान पाना कोई आसान बात नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आकांक्षा हैं, इनसे बातचीत करेंगे और साथ ही समझेंगे उन्होंने कैसे इस सफलता को हासिल किया। आकांक्षा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत। ये जो सफलता आपको मिली, इसके लिए कितना कठिन परिश्रम आपने किया और आगे किन किन परीक्षाओं की भी आपकी और तैयारी थी और किन किन प्रदेशों में आप गई परीक्षा देने? ये मेरा 5th अटेम्प्ट था यूपी पीसीएस का। इससे पहले 3 बार मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है। चौथी बार में मैं इंटरव्यू तक गई थी, मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था और 5th में तो अब मेरी रैंक 4 आ गई है। इससे पहले मैंने यूपीएससी के 4 अटेम्प्ट दिए हैं। 2 बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, 2 बार मेरा मेंस दिया मैंने, जिसमें मेरा 1 बार इंटरव्यू कॉल 13 नंबर से और 1 बार 2 नंबर से रह गया। फिर मैंने उत्तराखंड का पीसीएस का एग्ज़ाम अभी दिया है, जिसका रिजल्ट अवेटेड है। मेंस मैंने दे रखा है और बाकी उसके बाद मैंने हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बहुत सारी स्टेट्स का मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो बस ये निरंतर प्रयास ही था, जो बार बार कभी कहीं का कि नॉलेज एक्यूमुलेट होती जा रही थी और फिर अब यहाँ पे तो फाइनल रिजल्ट ही ऐसा आया है। आप यूपी ज्वाइन करने जा रही हैं। यूपी बड़ा प्रदेश है, बड़े चैलेंजेस हैं, हालांकि भी आप लोगों की ट्रेनिंग बाकी है, बहुत कुछ आप लोगों को फील्ड का अनुभव मिलेगा, आपकी अलग अलग तैनाती होगी। आप क्या उत्तर प्रदेश ज्वाइन करने जा रही हैं? जी बिल्कुल, मैं उत्तर प्रदेश ज्वाइन करूंगी।
तो ये थी आकांक्षा गुप्ता। अब इनके पिताजी से भी बातचीत करते हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं बिटिया का सिलेक्शन हुआ कितना टफ है, क्योंकि परिवार में इसके पहले बिजनेसमैन फैमिली है, कोई सरकारी सेवाओं में नहीं रहा, सरकारी सेवाओं का कोई बैकग्राउंड नहीं है। आप बताइएगा कितना एक सुख का अनुभव तो है ही, परंतु परिवार में या यूं कहे पीछे जो 4 फादर्स थे उसमें कोई भी अफसर नहीं था, बिटिया अफसर हो गई, कैसा अनुभव है और क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप लोग आज हमारे यहाँ पधारे हैं। और इसके साथ साथ मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद ऊपर वाले का भी करता हूं, परमात्मा का, जिसने आज ये शुभ दिन हमारे लिए लाया और मेरी बेटिया की मेहनत को सफल करा। तो सबसे मेन तो ये है कि बेटिया ने बहुत मेहनत करी, दिन रात एक कर दिया। कोई त्यौहार, शादी, कोई भी किसी भी तरह के फंक्शन से दूर रह के उसने खूब मेहनत से पढ़ाई करी। और पढ़ाई के साथ साथ उसने अपनी सारी लाइफ मतलब इसी में ही लगा दी। और उसमें बाकी सहयोग जो हर माँ बाप करता है वो हमने भी कोशिश करी, मैंने और मेरी वाइफ ने सहयोग करने की, उतना ही कर पाए जितना हम कर सकते थे। हालांकि मेरी वाइफ ने मेरे से ज़्यादा सहयोग करा, क्योंकि वो रात को इसके साथ साथ जागती भी थी, जब ये पढ़ती थी तो वो जागती रहती थी। आकांक्षा, एक सवाल मेरा आपसे आखिरी ये है कि आपने कोई कोचिंग नहीं ली। सामान्य तौर पर लोग दिल्ली जाते हैं, बड़ी बड़ी नामी कोचिंग्स में जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों? और दूसरा, आप इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड से आई, आपने बीटेक किया, तो सिविल सर्विसेज क्यों? ये सवाल उल्टा कीजिए, क्योंकि मुझे सिविल सर्विसेज करना था इसलिए मैंने बीटेक किया, क्योंकि सिविल सर्विसेज में श्योरिटी नहीं होती कि सिलेक्शन हो जाएगा चाहे कुछ भी हो। तो बीटेक कंप्यूटर साइंस में करके ये तो था मुझे कि मेरे को जॉब मिल जाएगी, और मुझे मिल भी गई थी प्लेसमेंट्स। 3 कंपनी से मेरा हो गया था प्लेसमेंट इन कैंपस, बट मैंने वो छोड़ दी थी। आकांक्षा गुप्ता थी, इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक नई बात बताई है कि सोशल मीडिया के जरिए भी इन्होंने इस परीक्षा में 4था स्थान प्राप्त करने में एक बड़ी मदद ली। यूं तो सोशल मीडिया लोगों के लिए मनोरंजन का साधन है, परंतु उसको इन्होंने अपनी स्टडी के तौर पर लिया। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। वहीं प्रदेश में चारधाम यात्रा कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रही है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की तैयारी को लेकर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि इस समय बार अपनी तैयारियों को बहुत पुख्ता कर रहा है, समय समय पर एसओपी जारी करेंगे, हम श्रद्धालुओं की जांच करके उन्हें आगे भेजेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा को लेकर हमारी टीम ने बेहतर इंतजाम किए हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग समय समय पे चारधाम यात्रा के दौरान एसओपी जारी करेंगे, और एसओपी में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम हाईलाइट करेंगे वो जो आपने कहा एक्लिमेटाइजेशन, कि पहाड़ चढ़ने से पहले अपने आप को प्रॉपरली एक्लिमेटाइज कर लें। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट इस बार पूरे चारधाम रूट में हेल्थ एटीएम्स जो है लगा रहा है, और नीचे जहाँ पे यात्रा शुरू होगी जो रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स हैं वहाँ पे हम लोग टूरिज्म विभाग के साथ मिलके हम लोग जो हेल्थ पैरामीटर्स हम लोग जो 55 ईयर्स से ऊपर हैं उनसे हम लोग हेल्थ के बारे में जानकारी लेंगे, ताकि उनकी कांस्टेंट हम लोग मॉनिटर। उत्तरकाशी यमुनोत्री धाम की यात्रा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएम और एसपी ने निरीक्षण किया है, जहां डीएम अभिषेक रोहेला ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं एसपी अपर्णा यदुवंशी ने कहा कि यात्रा रूट पर संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर पुलिस बल की नियुक्ति की जाए। साथ ही यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जेंडर जोन डाबरकोटा का स्थलीय निरीक्षण कर वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल और एसडीआरएफ की नियुक्ति की जाए। इस दौरान डीएम और एसपी ने यात्रा मार्ग पर अवैध अतिक्रमण को हटाने की बात भी कही। यात्रा रूट पर पड़ने वाले पर्यटन पुलिस चौकियों और ड्यूटी पॉइंट और यात्री पंजीकरण केंद्र, स्वास्थ्य केंद्रों आदि पर कर्मचारियों की रहने खाने की व्यवस्था की जाए। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी की चेतावनी के बाद नगर की बदहाल सड़कों में पैंचिंग का काम शुरू हुआ है। इस दौरान विधायक मनोज तिवारी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार विकास कार्यों के लिए उदासीन है। सरकार के पास सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए पैसा नहीं है, जबकि सरकार गड्ढा मुक्त सड़कों का दावा कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता और उनके दबाव के कारण अल्मोड़ा की अतिरिक्त सड़कों का पैच वर्क हो रहा है। दरअसल विधायक तिवारी ने
सड़कों के गड्ढा नहीं भरने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जिले का मुख्यालय है और यहाँ की पूरी आंतरिक जितनी मोटर मार्गें क्षतिग्रस्त हैं और विगत कई समय से क्षतिग्रस्त थी, जिस वजह से हमारे यहाँ के चाहे वो चालक हैं, चाहे उनकी गाड़ी है, चाहे हमारे यहाँ की व्यापारी हैं, आम जन को यहाँ बहुत परेशानी का सामना उठाना। विभाग को दूरभाष में कहने के बावजूद भी, लिखित देने के बावजूद भी इसमें न डामरीकरण किया गया, न हॉटलिस्ट किया गया, न पैचिंग वर्क किया गया और उसके बाद मुझे आज अल्टीमेट देना पड़ा कि अगर गड्ढे नहीं भरे जाएंगे, पैचिंग वर्क नहीं होगा तो मैं यहाँ पर धरने में बैठूंगा। और आज ये कार्य प्रारंभ हुआ है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उदासीन सरकार है, उन्होंने कहीं भी आंतरिक मार्गों के लिए कोई हॉटफिक्स का पैसा नहीं रखा गया, जबकि इस गड्ढे का भी के पैसा नहीं जाएगा। जहां एक और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम जो गड्ढा है उसको गड्ढा मुक्त यहाँ पर कर देंगे, पूरी रोडों को गड्ढा मुक्त कर देंगे और उनकी कथनी और करनी। चलिए, हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।